हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है शेयर कैपिटल का, उसका टॉपिक आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स। तो उसका सबसे पहले हम बात करते हैं मींस इशू ऑफ शेयर्स फॉर पब्लिक कंपनी। बिकॉज आपको पता है जो इशू करने हैं शेयर्स वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। उनको नहीं करने होते शेयर्स प्राइवेट कंपनी को। तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय पब्लिक कंपनी फॉर इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। पहला है टू इन इशू प्रोस्पेक्टस। पहला स्टेप क्या है कि उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। दूसरा एप्लीकेशन रिसीव करनी है, फिर अलॉटमेंट मेड करनी है और फिर कॉल्स मेड करनी है। तो इशू ऑफ शेयर का गाइज हमने ये चार्ट बनाया है नीचे, उसको ध्यान से देखिए। इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से हो सकता है। इशू ऑन कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि जब कंपनी कई बार एसेट्स खरीदती है तो उसको कैश देने की बजाय वेंडर को वो शेयर्स इशू कर देते हैं। और अब हम दोबारा इधर आते हैं। इशू ऑफ शेयर्स आगे दो तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। और नॉर्मली और या जनरली कहें तो इशूड एट डिस्काउंट शेयर्स नहीं होते, इशूड एट पार या इशूड एट प्रीमियम हो सकते हैं। और आगे फिर दो केसेस हैं इसके, एक लम सम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। लम सम का मतलब है एक साथ पैसे आना और इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तों में पैसे आना। एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। याद आ गया आपको? चलिए, लम सम में तो आपको पता है सारे पैसे एक साथ एप्लीकेशन पे ही आ जाते हैं। इधर भी अगेन इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम है, और ये सारे जनरली क्या होते हैं, लम सम पेमेंट्स ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि वेंडर को पैसा एक साथ ही देना होता है और उसकी जगह वो एसेट्स उसको दे देते हैं। एसेट्स की जगह खरीद के उससे क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स ऑन कैश। तो फॉर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये एंट्रीज कॉमन रहेगी। ठीक है, तो लमसम केस में एट पार क्या होगा। एट पार का यदि केस है तो दो एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। गाइस अगला है बी एट प्रीमियम। प्रीमियम के केस में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, माइंडेड। मैंने आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कोई भी शेयर हो, ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे इक्विटी आ जाएगा और या प्रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद ए इशू ऑफ शेयर्स ऑन कैश यदि इंस्टॉलमेंट में है और वो एट पार है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आएगी आपकी। ठीक है जी, और उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। गाइस कौन सा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल ड्यू करनी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जहां 10 रुपये या शेयर की वैल्यू जहां पूरी हो रही हो वो फाइनल कॉल होती है टू शेयर कैपिटल। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो गाइस इस केस में आपको पता है यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको बाद में डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन इसमें समझाना इसलिए जरूरी है। तो कॉल्स इन एरियर के आगे दो तरीके हो सकते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि शेयर होल्डर ने पैसे पूरे नहीं दिए जितने कंपनी ने मंगाया था, कुछ शेयर होल्डर्स के पैसे रह जाते हैं ना, तो उसके आगे दो तरीके होते हैं, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी, इन दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सारा कुछ इसमें एंट्रीज में नहीं डालना चाहता क्योंकि फिर उलझन बढ़ जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। तो इसको हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन याद रखना वो जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि कई बार इसमें कॉल्स इन एरियर भी आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं। आपने ये क्लास 12 में अच्छी तरह किया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका। व्हेन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड, जब बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं तब क्या होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको एट पार बताया। यहाँ पे ये देखिए एट पार है ना, तो एट पार के साथ एट प्रीमियम भी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि प्रीमियम का कहाँ पे आएगा, प्रीमियम का जो है वो सिर्फ यहीं पे आएगा। अगर प्रीमियम है तो ये प्रीमियम इन्वॉल्व हो जाता है, अदरवाइज उसमें प्रीमियम नहीं आता।
ठीक है। एट पार होगा तो ये एंट्री नहीं आएगी प्रीमियम की, ठीक है गाइस। जब एट पार होता है तो क्या होता है, प्रीमियम की ये एंट्री नहीं आती। यदि प्रीमियम होता है तो प्रीमियम साथ में आ जाता है, अदरवाइज एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, चाहे फिर वो एट पार हो या एट प्रीमियम हो, राइट गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। व्हेन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड, पहला है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन, दूसरा है इसका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पता चल गया आपको, ये बिल्कुल वही एंट्रीज है, बस दोनों तरह के शेयर्स एक साथ आ रहे हैं। तीसरी एंट्री में क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद चौथी और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यदि कहीं ना दिया हो प्रीमियम तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो वो अलॉटमेंट पे ही आता है। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। और फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और सिक्स्थ में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। तो इससे पहले मैं आपको ये एंट्रीज कराऊं, एक बार मैं दोबारा उसी चार्ट पे आना चाहता हूं जिससे हमने शुरू किया था। वो गाइस चार्ट ये रहा, ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है, ताकि रिकॉल हो जाए कि हमने क्या किया अभी तक। गाइस इशू ऑफ शेयर में मैंने अभी आपको ये वाली एंट्रीज कराई हैं इशू ऑफ शेयर की, इशूड एट पार या इशूड एट प्रीमियम, लमसम या इंस्टॉलमेंट। माइंड इट, इंस्टॉलमेंट के केस में अगर प्रीमियम वाला है तभी प्रीमियम फॉर रिजर्व आता है, और इशूड एट पार में प्रीमियम की एंट्री नहीं आएगी। बस इतना ही फर्क है इन दोनों की ट्रीटमेंट में, ठीक है। प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे ही आता है, यदि कहीं किसी और कॉल में ना दिया हो तो हम उसको अलॉटमेंट पे ही लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो एंट्री आपको करके दी है इसी के साथ एक्सप्लेन करके दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एट पार एंड एट प्रीमियम। तो एट पार होगा तो प्रीमियम नहीं आएगा, और अगर एट प्रीमियम है तो ये प्रीमियम वाली एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें भी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई एसेट खरीदती है कंपनी तो उसको कैश की जगह या बैंक से पेमेंट करने की बजाय क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं, या कुछ पैसा कैश देते हैं और बाकी के शेयर्स इशू कर देते हैं। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो दैट इज परचेज ऑन एसेट। ऑन परचेज ऑफ एसेट पे क्या होगा, पहले तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट आ जाएगा, फिर इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार के वक्त क्या आएगा, वेंडर का अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन जितने वेंडर को पैसे देने हैं अपॉन एट पार रेट हो जाएगा। और इशू फॉर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस प्लस प्रीमियम, ठीक है जी, प्राइस प्लस प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, व्हेन कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, कब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको अंडरस्टैंड करिए। एंट्रीज से अलग टॉपिक है ये, एंट्रीज तो ठीक है उसमें हम सीधा कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट a premium that is at the value greater than its face value. The power to issue shares at a premium need not be given in the article of association. Premium so received shall be credited to a separate account. प्रीमियम जो रिसीव होता है वो एक अलग अकाउंट में डाल दिया जाता है, आपको पता है उस अकाउंट का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है गाइस। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेबी, अ न्यू कंपनी सेटअप बाय द एंटरप्रेन्योर्स विदाउट अ ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, कैन इशू कैपिटल टू पब्लिक एट पार ओनली। एट पार पे ही इशू कर सकते हैं जिसका कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो कंपनी थी पहले एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, अ न्यू कंपनी हैज बीन डिफाइंड बाय सेबी एज वन विच हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 12 months ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। और नई कंपनी की यहाँ डेफिनेशन सेबी के ने क्या दी है कि जिसको काम करते हुए अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करते हुए मतलब सेल किए हुए अभी 12 महीने नहीं हुए, अब मतलब 1 साल नहीं हुआ, एंड इट्स ऑडिटेड ऑपरेटिव रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल, और उसके ऑडिटेड
रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है। ऑडिटेड रिजल्ट्स का मतलब आपको पता है ना क्या होता है कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए ना। तो अभी 1 साल नहीं हुआ तो वो अभी तक सर्टिफाइड नहीं होगी बुक्स, तो तब तक वो आगे काम नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं कर पाएंगे। बट वेयर अ कंपनी इज बीइंग सेटअप बाय द, जहां एक कंपनी सेटअप की गई है एग्जिस्टिंग कंपनीज द्वारा, ठीक है, जिनका कि अपना 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी का, इट विल बी फ्री टू प्राइस इट्स इशू प्रोवाइडेड क्या है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रमोटिंग कंपनीज इज नॉट लेस देन 50%। तो ऐसे कंपनी की जो पार्टिसिपेशन है, जो कंपनियां प्रमोट कर रही हैं इस तरह की कंपनी को, 50% इक्विटी शेयर्स उनके अपने होने चाहिए न्यू कंपनी में। द इशू प्राइस इज मेड एप्लीकेबल टू ऑल न्यू इन्वेस्टर्स यूनिफॉर्मली। द प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट्स कंटेन जस्टिफिकेशन फॉर इशू प्राइस। और उसके बाद सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव द पर्पज फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी, ठीक है। दीज आर फॉर इशू ऑफ फुली बोनस पेड शेयर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर दैट फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पहला पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ मेंबर्स का मतलब आपको पता ना शेयर होल्डर्स होता है। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। उसके बाद गाइज क्या है, फॉर राइटिंग ऑफ expenses of the commission paid and discount allowed by any issue of shares or debenture of the company. उसके बाद for providing premium payable on the redemption of any redeemable preference shares debentures of the company or for purchase of its own shares, ठीक है guys। and after that अब हम आगे बात करते हैं कि prohibition on issue of shares at a discount, मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की मनाही है, ठीक है। According to या as per section 53 of the Companies Act 2013, a company shall not issue shares at a discount. Any share issued by the company at a discounted price shall be void. ये गलत होगा, ठीक है, वो acceptable to law नहीं है, according to law नहीं है, ठीक है। Where a company contravenes the provision of the section 53, जहाँ पे एक कंपनी 53 सेक्शन को कंट्रावीन करती है, मतलब उसकी उल्लंघना करती है, उसको नहीं मानती और शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तब उस केस में द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन, उनको फाइन लगेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, जो कि 5 लाख तक भी बढ़ सकता है। और एवरी ऑफिसर, और हर वो ऑफिसर कंपनी का हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, और उसको भी सजा मिलेगी जेल की, ठीक है, फॉर ए टर्म में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक या 5 साल, which shall not be less than 1 lakh रुपये but it may extend to 5 लाख रुपये और बोथ, ठीक है। मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और उसको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, या दोनों कैश पनिशमेंट भी और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एज अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट ए डिस्काउंट एज पर सेक्शन 54 ऑफ द इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। The issue is authorized by the special resolution passed by the company. The resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration if any, and class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जा सकते हैं डिस्काउंट पे अंडर सेक्शन 54, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसका थर्ड पॉइंट है, नॉट लेस देन 1 year हैज at the date of such price elapsed since the date on which the company has commenced business. The sweat equity shares so issued at a discount shall rank pari passu with its other equity shares, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे, ठीक है। sweat equity shares issued at a discount must belong to a class of shares already issued, ठीक है। It can be concluded from the above condition that shares cannot be issued at discount if it is a new company. Shares issued are of a new class even though issued by a old company, ठीक है जी। And after that इसकी journal entry क्या होगी? So following journal entry is passed on the issue of shares at a discount at the time of allotment.
शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे, अगेन डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। माइंड इट, जब प्रीमियम पे होता था तो प्रीमियम हम क्रेडिट करते थे, तो क्वाइट ऑब्वियस ये क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट के वक्त जो डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी शोन एज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स की तरह है और इन द बैलेंस शीट टिल इट इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, till it is completely written off from the profit and loss account. Generally, such discount is spread over same period by say 5 years, and the amount written off each year is debited to profit and loss, and the amount not yet written off is shown in as an intangible asset in the balance sheet. Right guys? तो ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।